प्रशांत सर, यहाँ आसाम जो है वो देख रहा हूँ स्टूडेंट जो है यूनियन की क्या ज़रूरत पड़ी है जो लोगों को यहाँ आना पड़ा। देखिए, ज़रूरत तो उनकी तो है ही, लेकिन मैं आपके दर्शकों से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि असम की जो समस्या है, उसको बाकी मुल्क को भी समझना चाहिए कि ये 3 करोड़, सवा 3 करोड़ लोगों की जो समस्या है, वो हमारे अपने देश के लोग हैं। असम एक देश का बहुत खूबसूरत हिस्सा है, बहुत मुश्किलों में है बहुत सारी बातों से और बहुत लंबा संघर्ष है वहाँ का। तो बाकी लोगों को भी समझना चाहिए कि असम की समस्या क्या है। तो वो सबसे बड़ी पहली बात तो ये है। दूसरी की जो असम में हम देख रहे हैं 4-5 तरीके की प्रॉब्लम्स है। असम केवल असमिया भाषा बोलने वालों का असम नहीं है। वहाँ बहुत सी भाषाएं और भी बोली जाती है, बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत डाइवर्सिटी है। बहुत डाइवर्सिटी है। जितनी डाइवर्सिटी हिंदुस्तान में उतनी डाइवर्सिटी अकेले असम में भी है। तो तो एक एनआरसी से, और वो एनआरसी किया गया, उसको असम के लोगों ने वेलकम किया, लेकिन जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हुआ, चलो ठीक है, 19 लाख लोग बाहर हो गए। अब वहाँ 3-4 मसले बहुत बड़े हैं। एक, फॉरेन ट्रिब्यूनल जिस तरह से काम करता है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जिस तरीके से काम करता है वो बहुत चिंताजनक है। दूसरा, डी वोटर। अभी इलेक्शन जब हुए तो कोई लाख से ऊपर लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, क्योंकि उनको डी डाउटफुल वोटर करार कर दिया गया। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ वहीं के लोगों के साथ। जी। हुँ। ये वहीं असम में ही डी वोटर का कॉन्सेप्ट ही क्रिएट किया गया। मतलब सर, एक सवाल ये है कि आसाम में एनआरसी और इस तरह की चीज़ों का एक तरीके से जो है वो सरकार जो है वो एक्सपेरिमेंट करती है और उसको फिर अपने देश में लागू करती है। मैं आपकी बात पे आऊँगा। उसके बाद आप देखिए, वहाँ पे इविक्शन चालू हो गए। दरंग जिले में मैं गया था। आप सोचिए, हम सब अपने घरों में रहते हैं, आपको रात को 8 बजे कहा जाए कि आपको घर छोड़ना है। आप अपना सारा सामान लेकर 2 घंटे के अंदर जा सकते हो। ये तो औ नोटबंदी में भी नहीं हुआ था, लोग फेल हो गए थे। और वो भी कि आपको कहाँ जाना है पता भी ना हो। रात के 8 बजे, 9 बजे इविक्शन का नोटिस, वो भी कोई एक जगह ग्राम समाज के किसी मेंबर को दे दिया गया। हज़ारों, सैकड़ों लोगों का इविक्शन नोटिस, और रात के 12 बजे इविक्शन चालू हो गए, बुलडोज़र पहुँच गए वहाँ पे। लोग अपने घर उजाड़ कर, नदी पार करके सामान सरों घर लेकर गए हैं। आप उसको जाके वहाँ देखिए कैसे वो लोग रह रहे हैं। ना वहाँ शिक्षा का कोई मसला है, ना वो हेल्थ केयर है, ना वो रोजी रोजगार है, ना उनको नेचुरल जो बाढ़ का इलाका है वो, बारिश का है, ठंड है, कोई बचाव नहीं है। हजारों लोग ऐसे ही रह रहे हैं। धौलपुर 1, धौलपुर 2, धौलपुर 3 जाके देखिए वहाँ पे। मैं तो होकर आया हूँ, दंग रह गया कि कैसे लोग रह रहे हैं और कैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ये सब देख रहा है। सर, आप मीडिया के बड़े पदों पे रहे हैं। मीडिया का जो इसमें भूमिका है, जिस हिसाब से वो तस्वीर पेश करती है, आपको क्या लग रहा है कि आज के वक्त में क्या हो रहा है वो? देखिए, मीडिया का रवैया देश के सुदूर हिस्सों के प्रति हमेशा से ऐसे ही रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमेशा से ऐसे ही रहा है, और अब कुछ ज़्यादा है, और और वो बहुत ही पक्षपातपूर्ण है। कई बार मैं कई सेमिनार में या इवेंट में जाता हूँ, या कई लोग बुद्धिजीवी बोलते हैं, फलाने को राष्ट्र की मुख्य धारा में आना। भाई, मैं ये मुख्य धारा की कोई कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है, कोई अक्षांश देशांतर रेखाएं नहीं है। मुख्य धारा इस देश की श्रीनगर से होके गुजरती है, अहमदाबाद से होके गुजरती है, और कोहिमा से भी होके गुजरती है, ईटानगर से, और गुवाहाटी से भी होके गुजरती है। जो जहाँ खड़ा है वो राष्ट्रीय मुख्य धारा का हिस्सा है। ये पूरा देश एक है। तो पूरे देश को अगर असम के में लोग दुखी हैं, मोरबी में एक बड़ी घटना हो गई है, 140 लोग मर गए, पूरा देश उसमें दुखी है ना। और ये होना चाहिए। ये सामान्य बात है कि अगर गुजरात में कुछ लोगों की मौत हो गई है, और उसमें एक
जिन मीडिया की आप बात कर रहे हैं वो मीडिया तो मरने वालों को दोषी ठहरा रहा है। तो कहीं भी देश में कहीं बाढ़ आती है, कहीं कोई और हादसा हो जाता है, देश के बाकी लोग दुखी होते हैं उस बात से। हुँ, हमारी तो संस्कृति ये है कि अगर पड़ोस में भी कोई मौत हो जाए तो हमारे घरों में गृह प्रवेश नहीं होता या शादियाँ रुक जाती हैं। हम तो ऐसे मुल्क के, ऐसी कल्चर के लोग हैं। सर आप आसाम खुद गए थे तो वहाँ आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी। वहाँ मुसलमानों को लेकर के, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के आपने क्या देखा, क्या पाया जो कहानी बयाँ की जाती? मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि जो 4-5 मुद्दे हैं, फॉरेन ट्रिब्यूनल कैसे काम कर रहा है, अ, कैसे काम कर रहा है उसका एक मिसाल मैं दे दूँ कि कई उसमें जजेस हैं फॉरेन ट्रिब्यूनल के, वो उनको एक्सटेंशन मिलता है 2-2 साल का। जिस जज ने उसके पास 400 केस आए और उसने 250 लोगों को की सिटीज़नशिप खत्म कर दी, उसका तो एक्सटेंशन होगा और जिसने सिर्फ़ 5 लोगों की उसका एक्सटेंशन ही नहीं होगा। इस तरीके से फॉरेन ट्रिब्यूनल काम करता है। 55% केस यानी 100 में 55 केसेस एक्स पार्टी हैं। एक्स पार्टी क्या है? आज से 25 साल पहले मैं इलाहाबाद में रहता था। आप किसी मुकदमे का नोटिस मेरे उस इलाहाबाद के उस एड्रेस से भेज देंगे, मुझे कहाँ से मिलेगा? तो तो ये इस तरीके से हो रहा है कि लोग मज़दूरी के लिए, रोज़ी-रोज़गार के लिए शहर छोड़ते हैं। वो 15 साल पुराने एड्रेस पे भेज दिया गया सम्मन, कहाँ से मिलेगा उसको? इस तरीके से हुआ है, वहाँ पे हो रहा है कि 55% एक्स पार्टी केस कर दिए। मतलब मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो असम अछूता है उस दावे से। केवल असम नहीं, तमाम लोग अछूते हैं। आप देखिए ना कि अभी मैंने आपको कहा कि हमारी संस्कृति ये है कि पड़ोस में भी कोई मौत हो जाए, तो हमारे घरों में शादियाँ नहीं होती या गृह प्रवेश नहीं होता, कोई शुभ काम नहीं होते। लेकिन मोरबी में 140 लोग मर गए और ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा रही है और कपड़े बदले जा रहे हैं और हैट-वैट लगा के भाषण हो रहे हैं। तो ये तो मतलब बहुत ही अ, मतलब जिसको कहें कि इतनी संवेदनहीन सरकार तो हमने कभी देखी ही नहीं। वोटिंग बैंक की तरह ही देखा जाता है, हालाँकि मतलब उसकी तरफ नज़र भी नहीं दिया जाता, सिर्फ वोटिंग बैंक के लिए यूज़ किया जाता है। मैं इसलिए तो आपके दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी पढ़ें, केवल ज्योग्राफी की किताबों में ना पढ़ें उसको। जानें वो लोग आपके अपने हैं और उनके पास बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है इस देश की आज़ादी में, इस देश की उन्नति में, सबका कंट्रीब्यूशन है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों का भी और कंट्रीब्यूशन है। उनकी समस्याओं को जानें तो कि फॉरेन ट्रिब्यूनल की मामला क्या है, डी वोटर क्या है, एनआरसी क्या है, ये इविक्शंस क्यों हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।